हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इजी। टुडेज टॉपिक इज़ मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का और मिलिट्री का इन मुग़ल एरा। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। मनसब, इसमें मनसब का मतलब होता है एक पोस्ट, पोजीशन या फिर ऑफिस। पोजीशन या फिर एक ऑफिस, लीगल पोजीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, मिलिट्री पोजीशन, आप कुछ भी कह सकते हो। एक मनसब या फिर जो पोस्ट होती है उसको जो होल्ड करता है उसे कहते हैं मनसबदार। और मनसबदार इज़ द होल्डर ऑफ मनसब। एक मनसबदार के दो फंक्शन होते हैं, मिलिट्री एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप कहेंगे कि एक मनसबदार या फिर एक रैंक कैसे असाइन होती है, क्योंकि मनसबदार जो होता है उसको डिपेंड करता है अपनी रैंक पे। तो एक रैंक का जो सिस्टम मुग़ल एरा में यूज़ होता था मनसबदारी सिस्टम में, वो था डुअल रैंक सिस्टम, जिसमें दो टाइप की रैंक का होता था। एक था ज़ाट। ज़ात का मतलब होता पर्सनल रैंक, ये डिपेंड करता था एक पर्सन की इन्फेंट्री पे। दूसरा होता था सवार। सवार जिससे पता लगता है कि मतलब कि जो के पास कितनी कैवलरी होगी। सवार का मतलब कितने हॉर्स हैं और हॉर्स वाले कितने लोग हैं सवार करने वाले। ये दोनों इन रैंक्स को मिला के एक और रैंक बनती थी, जिस मेन रैंक से मनसबदार की रैंक सिलेक्ट होती थी। अब मनसबदार सिस्टम में आप सबसे मेन चीज़ पढ़ेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता था। सिलेक्शन ऐसे होता था कि जो मनसबदार है उसको अपना फैमिली टाइज उसकी किंग से कैसे बनती है, क्विड प्रो क्वो बोलते हैं इसको। जैसे कि राजा से हमारी जैसी जितनी अच्छी बनेगी उतनी अच्छी हमारी रैंक होती जाएगी। तो ये राजा से जो बन रही है, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रैंक मतलब कि किंग की मर्ज़ी से, या फिर ऑन द लीनेज या फिर फैमिली टाइज। तो जो बन रही है जिसकी सबसे ज़्यादा बनेगी वही फैमिली में इन्वॉल्व होता था। जैसे कि पहले जो किंग्स होते थे उनके जो मेंबर्स होते नोबल्स के, वो सब नोबेलिटी उनकी किंग्स की फैमिली से ही डिपेंड करते थे। अब मनसबदार मैंने आपको बताया कि एक पोस्ट है। तो पोस्ट के लिए सबसे पहली बात है कि हम कोई भी जॉब करते हैं तो उसमें हमें सैलरी चाहिए होती है या फिर पैसा चाहिए होता है। तो सैलरी जो होती थी मनसबदार की, वो दो तरीके से मिलती थी, इन कैश या फिर इन लैंड रेवेन्यूज़। तो लैंड रेवेन्यू को बोलते थे जागीर। लैंड रेवेन्यू जागीर कैसे, क्योंकि जागीर एक पीस ऑफ लैंड है। तो लैंड रेवेन्यू लैंड से लिया जाएगा, तो जो जागीर है वो एक पीस ऑफ लैंड है और उसका जो रेवेन्यू मिलेगा उस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो जो एक कैश में, तो एक जैसे आपको अभी मैंने बताया कि एक मनसबदार की सैलरी कैश में पता चलेगी या फिर लैंड रेवेन्यू में। तो जो कैश में मिलती थी उसको बोलते थे नकदी मनसबदार। आज की डेट में भी हमें कभी कैश चाहिए होता तो बोलते थे नकद पैसे कितने हैं, तो वही है ये नकदी मनसबदार। और दूसरा लैंड रेवेन्यू इन जागीर। तो लैंड रेवेन्यू और जागीरदार, तो जागीर के हिसाब से जागीर पीस ऑफ लैंड जो ओन करेगा उसे बोलेंगे जागीरदार। तो जागीरदार मनसबदार भी दो टाइप के होते हैं। पहला तनख्वाह जागीरदार मनसबदार, दूसरा वतन जागीरदार मनसबदार। तनख्वाह मतलब कि तनख्वाह सैलरी, उसमें क्या होता था कि जो जागीरदार है उसकी जो जागीर होती थी वो ट्रांसफरेबल होती थी, या मतलब जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी, कि राजा की मर्ज़ी है कि अगर आज इसको देना है तो कल अपनी मर्ज़ी से वो किसी और को भी दे सकता है, वही जागीर मनसबदार को। तो जितना भी इसमें लैंड रेवेन्यू मिलता था वो जागीरदार को जाता था तनख्वाह में। दूसरा वतन। वतन जैसे आपको पता होगा, वतन जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, तो वतन के जो राइट्स होते थे वो हेरिडेटरी होते थे और परमानेंटली दिए गए। तो हेरिडेटरी के बाद जैसे पहले बाप है, बाप को मिला है, बाप उसके बाद उनके बेटे को मिलेगा, उसके बाद उनके बेटे को मिलेगा। और कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड रेवेन्यू किंग को दिया जाता था एज पेशकश। मुगल एरा की बात है ये, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि वतन जागीरदार उन लोगों को दिया जाता था जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि लोकल राजा। कोई भी लोकल राजा है और मुगल उनसे अपनी बनाना चाहता है तो उनको वतन जागीरदार बनाया जाता था, ताकि जो लोकल राजा है क्राउड उनका सपोर्ट करे और लोकल राजा फिर मुगल का सपोर्ट करे, तो इनडायरेक्टली मुगल का ही सपोर्ट होगा। थैंक यू।